रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है। यहीं मिलेंगे हम, कहीं नहीं जा रहे। तो अब बताओ इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। अच्छा 3 है, तन्वी ने भी ऑन कर रखा है भाई, भूल गया था मैं। ठीक है, तो अभी देखो इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कितने बच्चों का स्कूल में स्टार्ट हो गया? एक बार इसमें हैंड रेज करना जिनका स्कूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो गया है। हाँ ठीक है, तो अभी फ्रेश ही पढ़ रहे हैं सब लोग, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमें एक चीज पता चल रही है कि कुछ तो बात इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी हम सब लोग जानते हैं ना भाई। कोई बोलता है लाइट आ गई, कोई बोलता है कि बिजली आ गई, कोई बोलता है इलेक्ट्रिक पावर है यहाँ पे। तो वही है ये, वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। वही इलेक्ट्रिसिटी जिसकी मदद से मैं और आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपके घर पे लाइट जल पा रही है, आपका फोन चल पा रहा है, मेरा कंप्यूटर चल पा रहा है, मेरा माइक चल पा रहा है, मेरा कैमरा चल पा रहा है। ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जिसके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 12th में, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नया नहीं है, हमें दिख रहा है अपने आसपास। एक एक फंडामेंटल डिफरेंस जो आपको पता चलेगा ना बेटा 11th और 12th में, वो ये पता चलेगा कि व्हेन वी वर स्टडिंग मैकेनिक्स, व्हेन वी वर स्टडिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वो जितने भी हमने कंसेप्ट देखे 11th और 12th में, उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि 11th वाली चीज तो हमें प्रत्यक्ष दिख रही है, हमें अपनी आंखों के आगे वो चीजें दिख रही हैं, है ना। और 12th में क्या हो रहा है कि वी हैव टू फील देम, हमें उसको एक एक्स्ट्रा स्टेप थोड़ा आगे जाके हमें उस चीज को फील करना पड़ेगा। और फील कैसे करेंगे? उनके इफेक्ट्स को देख। जैसा मैंने आपको बोला था व्हेन वी वर स्टडिंग रिजिड बॉडी, तब मैं आपको रिजिड बॉडी पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था बेटा ऐसी बॉडी जिसके बीच में कितना भी फोर्स लगा दूं, उसके दो कोई पार्टिकल है उनके बीच में दूरी तय नहीं होगी। तो आपको रिजिड बॉडी दिख रही थी। बट अभी देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं दिख रही है, बट आपको उसको फील करना पड़ेगा बाय वर्च्यू ऑफ द इफेक्ट्स। भाई इलेक्ट्रिसिटी अपना प्रेजेंस तो बता रही है ना, उसके इफेक्ट से हमें पता चल रहा है कि हमने स्विच ऑन किया लाइट जल गई। तो कुछ तो ऐसी चीज थी ना जो जिसकी वजह से वो एक्शन के प्रति हमें रिएक्शन मिला, है ना। तो आपको ऐसा बार बार करना पड़ेगा 12th के सारे सिलेबस में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जितना भी हमारा सिलेबस है, मोस्ट ऑफ द 12th का जो पार्ट है दैट इज मोर ऑफ द फील करने लायक चीज है। दिखेगी भी हमें बट थोड़ा फील करना पड़ेगा। तो अभी फील करो, आपका जो फोन है, फोन से तो सभी देख रहे हैं, फोन का डिस्प्ले सबको दिख रहा है। तो ऐसा क्या हो गया इस फोन में, ऐसी क्या चीज हो गई कि जिसकी वजह से ऐसा हो पाया कि मैं आपको वहां तक दिख रहा हूँ, मेरी आवाज आपको उसके स्पीकर से आ रही है, मेरा चेहरा आपको उसके डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग विद इन दिस डिवाइस, देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन द लाइट बल्ब, देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन द फैन। कुछ तो ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया, और वही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे मैकेनिक्स से रिलेट करो, मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे? वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, सब कुछ पढ़ रहे थे। बट उसका फंडामेंटल क्या था भाई? रिजिड बॉडी था ना, या एक पार्टिकल था। ऐसा ही जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ये नए नाम लग रहे होंगे, घबराना मत, बार बार जब आपके पास आएंगे ये नाम तो यू विल बी एक्स्टम्ड, आपको बार बार सुनाई देगा, हैबिचुएटेड लगेगा। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें आएंगी, उनका फंडामेंटल क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। कि वो जो पार्टिकल, वो ऐसी चीज जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाया, दैट जो हमारे पास नई नई पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, इंटरनेट चल पा रहा है, सब कुछ जितना भी डिजिटल वर्ल्ड है सारा पॉसिबल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो उसका बिल्कुल फंडामेंटल जो पार्ट है वो यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बढ़ते आगे, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्या वो फंडामेंटल यूनिट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो पाई? उसका नाम पता है किसी को? अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों ने सुना है कि इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ, तो अब देखो, जहां पर रिजिड बॉडी खड़ी थी ना मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रॉन वहीं पे है, लगभग उसी उसी स्थिति में है, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं चार्ज, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट चार्ज। बट जो फंडामेंटल पार्टिकल है जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होगा इलेक्ट्रॉन। देखो आप सबने पढ़ा होगा 9th में, 10th में, अभी 11th में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कि एक होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, देखो एक होता है हमारे पास एटम, एटम का नाम तो सुना होगा। और एटम के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखो एक न्यूक्लियस होगा अंदर, इसमें होगा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और एक न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसके चारों तरफ
देयर आर एनर्जी ऑर्बिटल्स, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिटल्स इज हाई। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा, जब हम हाइड्रोजन एटम का पढ़ेंगे ना पूरा मॉडल, तो उसमें ऐसा ही होगा कि द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एनर्जी लेवल्स इज हाई, तो उसी को बोलते हैं एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। तो अब बाहर हो गया इलेक्ट्रॉन, इसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज, देखो प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ये हमने देखा है कि पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, यही वो पार्टिकल है दैट इज मोर और लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और लगभग सारा मैग्नेटिज्म का भी। तो अब आप इलेक्ट्रॉन को जान लो कि एक एटम था, उसके बाहर वाले ऑर्बिटल्स में घूम रहा था एक पार्टिकल जिसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन। उस पे चार्ज क्या था, नेगेटिव की पॉजिटिव, जैसा आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा पॉजिटिव हो सकता है, शायद उनको गलत याद है, बट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अंदर हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ओवरऑल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज पॉजिटिव, एंड द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट आर इलेक्ट्रॉन दे आर रिवॉल्विंग इन द एनर्जी ऑर्बिटल्स, जो जिनको बोलते हैं ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो अब देखो ऑर्बिट्स भी होती है ऑर्बिटल्स भी होती है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, हम वहां डीप में नहीं जाएंगे, बट मान लो जिसको ऑर्बिटल याद है ऑर्बिटल बोल लो, ऑर्बिट्स बोल रहे तो ऑर्बिटल, दे आर सब पार्ट, कि ऑर्बिटल्स है तो उसमें ऑर्बिट्स होंगे, ऐसा रहता है। बट कुछ ऐसा मान लो कि एक जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, या फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी उधर ज्यादा होती है, कि जब आप ढूंढने चलोगे तो उसी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अब बस ये हो गई पूरी कहानी, अब इसको भूल जाओ, इसको याद नहीं रखना, लिखना नहीं, कुछ नहीं करना, ये पूरी कहानी आपके दिमाग में अपने आप रहने वाली है। बस हमें किस पे फोकस करना है, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। दूसरी बात बच्चे एग्री करते हैं कि सर ये मुझे याद रह जाएगा कि इलेक्ट्रॉन होता है और उस पे चार्ज नेगेटिव। हैंड रेज करके मुझे कंफर्मेशन देंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट अभी मेरे साथ है ना, तो इतनी सी बात है। अब देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, कि वही पॉजिटिव और नेगेटिव जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि कुछ चीज पॉजिटिव होगी कुछ नेगेटिव, तो चार्ज ही बोलते हैं उसका नाम हो गया चार्ज। अब चार्ज तो हो गया, इस पे हम नहीं जाएंगे, बस हमें पता है कि चार्ज ऐसी चीज होती है। अब मैं बोलूं दीक्षा का नाम दीक्षा क्यों है, तो दीक्षा है भाई। तन्वी का नाम क्यों है, तो तन्वी का नाम। तो नेहा का नाम नेहा है, तो ऐसा रहेगा। तो ऐसे ही वो जो फील आपको आई ना कि जो नेगेटिव नेगेटिव कुछ बोल रहे हैं हम, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव, उसी को चार्ज बोलते हैं। तो ऐसा माइंड में बना लो। तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के होने से और इलेक्ट्रिक चार्ज के ना होने से, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे जो हमें प्रॉपर्टीज मिलने वाली है, वी विल बी स्टडिंग अबाउट दोज प्रॉपर्टीज, कि उसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी चीज। तीसरी चीज ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या पैदा किया जा सकता है, कैन वी डेवलप सम इलेक्ट्रिक चार्ज, ये स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा ये करेंगे कि उसको चार्ज करना है, डेवलप करना है या डिस्ट्रॉय करना, वेदर इट इज पॉसिबल, एंड इफ इट एट ऑल इट इज पॉसिबल, अगर ये संभव है तो कैसे, और अगर ये संभव नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज मेथड्स ऑफ चार्जिंग, या फिर बोलते हैं चार्जिंग ए बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस करना, कि कोई बॉडी है उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हम किस प्रकार से इंड्यूस कर सकते हैं। दैट विल बी द थर्ड एजेंडा ऑफ दिस चैप्टर। फोर्थ होगा कूलम से ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिस्कवरी की थी दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में उन्होंने कुछ अच्छी सी बात बताई थी, एक नई बात बताई थी, जो उन्हीं के नाम से फिर फेमस हुई, कूलम्स लॉ। उसको हम स्टडी करेंगे। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कूलम्स लॉ जो है उसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे, उसको बदल बदल के वेरिएशन उसका कर करके आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। तो कूलम्स लॉ को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चार चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बच्चे। अब क्लास ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम इस वाले पर्टिकुलर लेसन को खत्म कर देंगे तो आप क्या क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपको अभी से आने स्टार्ट हो गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अभी आने लग गया, तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जान जाएंगे, कूलम्स लॉ को समझ जाएंगे, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कर पाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे, कि किस प्रकार से हम चार्ज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उससे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, वो क्वेश्चन भी बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप लोग कर पाओगे।
ठीक है, गुड टू गो। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो चार्ज के बारे में आपको हल्की हल्की फीलिंग आ गई। अब कोई और आपकी तरफ से मुझे बताओ कि सर मैंने चार्ज को इस तरीके से फील किया है अपने लाइफ में, बताओ कभी देखा है कि चार्ज था? सर जैसे हम किसी चेयर पे बैठते हैं तो काफी टाइम बाद अगर हम देखें तो मतलब जैसे हम उठ जाएं तो हम किसी चीज के साथ टच कर, जैसे कोई स्वेटर हो तो हमारे जो हेयर होते हैं आर्म्स के वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने ऐसा फील किया कि जब अभी जैसे अभी थोड़े दिन पहले फील किया होगा, सर्दियां ढलने लगी, जैकेट पहनने की आदत थी, जैकेट उतारी और फिर किसी से हाथ टच किया तो एकदम करंट लग गया खुद को ही। या फिर कभी ऐसा फील हुआ कि दीवार को टच किया तो एकदम से करंट लगा, किसी दोस्त से हाथ मिलाया, जाके बोल अबे तू करंट क्यों मार रहा है भाई, मुझे क्या हो गया। तो वो सब चीजें हम सबने फील की हैं। ब्लैंकेट है, मान लो जो वुलन जो ये होता है ब्लैंकेट होता है हमारे पास, उसको अगर कई बार ऐसे करते हैं गर्मियों में खासकर, थोड़ा हटाते हैं तो ऐसे चट 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 की आवाज आती है, फील की होगी, सबने की होगी ऑब्वियसली। कितने बच्चों ने ऐसे फील किया है कि किसी ने आपको करंट मार दिया हो, किसी ने ब्लैंकेट से ऐसे आवाजें सुनी हो, है ना? तो मैक्सिमम स्टूडेंट देखो, तो वो क्या था, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है आपको कि भाई मैं आपको आंखों से तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आप मुझे फील कर पाओगे, और फील ऐसा करोगे कि लिमिट का ही फील ठीक है, ज्यादा फील कर लिया तो फिर, है ना? तो किसी ने अगर ज्यादा फील कर लिया इलेक्ट्रिक चार्ज को तो वो बता ही नहीं पाएगा भाई फील कैसी आई। तो हल्की हल्की फील सबने ले रखी है, जो हल्की हल्की फील है वही है कि दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? तो हम सबने किया। अब देखो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके दो और एग्जांपल आपको देता हूं। देखो, एक तो अगर आप बैलून, है ना, कोई बैलून हवा भरी है, उसको सिर पे ऐसे रगड़ोगे तो ऐसे करोगे, लड़कियां अच्छे से फील कर पाएंगी इसको, उनके बाल बिल्कुल ऐसे खिंचते चले जाएंगे ना उसके साथ। क्यों? क्योंकि यू हैव डेवलप्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, आपने कुछ ऐसा उस पर डेवलप कर दिया है जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, और उसकी वजह से ये खिंच रहा है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्यों खिंच रहा है, ठीक है? बिजली गिरती हुई सबने देखी होगी, कड़ाके की जब बारिश होती है एकदम डरने लग जाता है, कई बच्चे तो बहुत डरते हैं कि अरे भाई अब मैं तो बाहर जाऊंगा ही नहीं आज तो ऐसा आपने सबने देखा होगा। दीज आर नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दीज आर नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अराउंड अस। समझ आई बात? ये एक और एग्जांपल हो सकता है जो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इरेजर वाला बताया था, जब कुछ समझा रहा था कि दो इरेजर को चिपकाओगे तो चिपक जाएंगे आपस में। पहले जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके उनको पता होगा। मेरा यार स्केल पता नहीं कहाँ गया, अब मेरे वो औजार घूम गए हैं, कल लेके बैठूंगा उनको, बॉल वॉल और वो सारी चीजें, अभी है नहीं इधर। ठीक है, तो सपोज करो ये मेरे पास स्केल है, ठीक है? अभी ये ट्राई करना आप, ये स्केल पकड़ा मैंने और इसको मैं सर पे ऐसे रगड़ रहा हूँ, ठीक है बच्चे, बालों में ऐसे रगड़ रहा हूँ, और छोटे छोटे टुकड़े, अगर छोटे छोटे बिल्कुल पेपर के, जैसे आपने एक पेपर लिया ऐसा, उस पेपर को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, बिल्कुल एकदम टाइनी टाइनी, ये इनको बोलेंगे पेपर ही बोल लो, ठीक है? अब क्या करना, स्केल से ऐसे रगड़ना और फिर स्केल को यहाँ ले जाना, तो देखो अभी एक तो इस पे चिपक गया, देखो, है ना? स्केल से करोगे तो और अच्छे से चिपकेगा। तो यू हैव डेवलप्ड समथिंग दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप ऐसा करके देखोगे तो आपको प्रेजेंस फील हो जाएगा कि यार इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, और ये सब चीजें हमारे आसपास है। तो फील करना है ना? अब जिसने फील खो दी वो फिजिक्स को खो देगा। अभी कसम खा लो, ये अपने अंदर से कमिटमेंट कर लो कि फील तो नहीं छोड़ूंगा मैं 12th के ना। रबिंग कॉम विद ऑयल हेड स्टार्ट अट्रैक्टिंग द बिट्स ऑफ पेपर, बिल्कुल बिट्स ऑफ पेपर बोलते हैं इसको, देखो बच्चे ने याद दिला दिया, भूल गया, बिट्स ऑफ पेपर। तो ये बिट्स ऑफ पेपर थे जिनको आप स्केल से भी अट्रैक्ट कर सकते हो, पेन से भी, किसी भी चीज को आप रब करोगे तो कुछ चीज है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वो डेवलप हो जाएगा और उसकी वजह से आपने अट्रैक्ट करा लिया। तो कुछ चीजें हमें देखो प्रेजेंस, पहले तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का पता चला कि करंट लग रहा है तो कोई चीज है जो करंट मार रही है, ठीक है? दूसरा, चार्ज की वजह से कोई ऐसा भी हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है, चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, कभी ऐसा भी होगा कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें अब हमें पढ़नी है। हमें प्रेजेंस तो पता चल गया कि सर अट्रैक्शन भी हो रहा है, चार्ज भी है, करंट भी लग रहा है, सारी बात ठीक है। अब थोड़ा एग्जाम के रिलेटेड पढ़ा दो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों। अब हाँ सर ये एक्सपेरिमेंट, हाँ बिल्कुल, ये पिथ बॉल से भी होता है, जैसा एक्सपेरिमेंटल अपरेटस होता है ना, उसमें पिथ बॉल बोलते हैं उनको, जो थर्मोकोल की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं वो उसमें भरी रहती हैं, ऐसे रगड़ोगे ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट होंगी आपके। तो ये हर एक यूनिवर्सल फिनोमेना है भाई, हर चीजों, जब भी आप ऐसे रगड़ोगे, घर्षण करोगे, तो देयर विल ऑलवेज बी सम डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, वो मैं आपको बताऊंगा व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन समझ लिया ना, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड,
अब क्लाउड क्या होता है? बादल, कि बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए तो उनको बादल बोल दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे। ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो हमें चार्ज के बारे में पता चल गया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्ज, वो ऐसे से प्रेजेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फॉर्मल डेफिनेशन देखो भाई, चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी और पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोलेंगे इसको। प्रॉपर्टी क्या थी भाई? प्रॉपर्टी की डेफिनेशन किसी को पता है? गूगल करे बिना बताना, क्लास में ही रहो। आई थिंक मैं तो यही बोलूंगा कि जो बच्चे क्लास में है तो क्लास में ही रहो, बस अपने दिमाग से बताओ व्हाट इज प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है कि जिसको बोलते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग? सर विशेषता। हाँ बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता, अ यूनिक थिंग, बिल्कुल, है ना, किसी चीज के बारे में कोई यूनिक थिंग है, कोई विशेषता है या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? इट इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ये उसकी विशेषता, जैसे आपने बताया, इन्हीं शब्दों को बार बार देखो तो आपको फील आ जाएगा, है ना। तो ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसी विशेषता है, ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, किसका? किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट का, है ना, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का। जो बच्चे देखो मेरे से फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, फिजिकल वर्ल्ड में था ना, जिसको हम फील कर पाए, महसूस कर पाए, उस वर्ल्ड का एक ऑब्जेक्ट है, उस वर्ल्ड में ही लाई करता है एक ऑब्जेक्ट जिसकी ये प्रॉपर्टी है, उसकी विशेषता है। एक ऑब्जेक्ट नहीं भाई, हर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट तो बोलने को है, इस फिजिकल वर्ल्ड का हर एक ऑब्जेक्ट हैज अ कैपेबिलिटी टू एक्सपीरियंस और टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इफेक्ट्स हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या? जो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, यानी कि चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन और मैग्नेटिक रिपल्सन, उन सबको फील कर ले या फिर उन सबको जनरेट कर दे, तो दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो समझ आया? इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंस कहां से आएगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझे। और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक से उनके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके या प्रोड्यूस कर सके, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको हेल्प कर रही है। किसको? एनी ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। गुड टू गो? हाँ जी, थम्स अप दे दो जिनको, अब जो भी मेरे साथ में अभी तक। ठीक है, वाह, बौछार हो गई इधर, थम्स अप की लाइनें लग गई हैं। इसकी बात, ये हमने देख लिया, सम ऑफ द नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कहां पे थे? इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और इलेक्ट्रॉन कहां पे थे? इन द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन था नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो वो आपको दिख रहा है, देखो ऐसे घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बार बार घूमेगा और अंदर रहेगा प्रोटॉन। तो ये हमने देख लिया, ये मॉडल हमने सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, फील किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, बार बार ये चीजें आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या करना है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज हमने बताया कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सम फिजिकल ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखो इसके बारे में हम क्या बताते हैं। मैंने जब आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था यूनिट एंड डायमेंशंस, तो वहां पे क्या डिस्कस किया था बच्चों कि देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट आर रिलेटेड टू एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, उन्हीं को बोलते थे फिजिकल क्वांटिटीज। वहां पे कुछ थी फंडामेंटल और कुछ थी डिराइव्ड। तो फंडामेंटल आपको याद होंगी कि 7 प्रकार की थी। देयर वर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर वर न्यूमेरस, उस कहीं ज्यादा, बहुत सारी, हमने काउंट नहीं की है, ना किसी ने करी है, बहुत सारी होती है। ठीक है, मल्टीपल डिराइव्ड क्वांटिटीज, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे जो हमने क्वांटिटीज डिराइव की वो डिराइव्ड थी। तो अब देखो चार्ज क्या है? चार्ज इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी। ध्यान रखना, ये अंदर से फीलिंग है ना, अंतरात्मा ऐसे बोलेगी कि नहीं ये फंडामेंटल है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, नहीं, बट इट इज डिराइव्ड। क्यों? क्योंकि जो 7 क्वांटिटीज थी वो कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और एंगल्स थे, दो एंगल थे, और क्या क्या था? टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर। हाँ, अमाउंट ऑफ मैटर। तो ये सारी थी। अब देखो इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज का जिक्र नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रिलाई अपॉन दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, और किसी तरीके से हम पहुंच जाए कहां पे? इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेस्ड अपॉन 2 थिंग्स, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट समझोगे तब आप बैक ट्रैक करके आओगे, तब आपको समझ आएगी कि हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो, देन यू विल बी गेटिंग दिस थिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे वही मेरा, ये रहा माउस। तो देखो इसमें इट इज डिपेंडिंग अपॉन मास, मास इंडिपेंडेंट है तो m0 हो गया,
लेंथ के भी इंडिपेंडेंट है तो L0 हो गया, टाइम के भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है ऑन बाय अ डिग्री ऑफ 1, तो T1 एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने अब तक यूज नहीं किया था क्योंकि मैकेनिक्स में इलेक्ट्रिक करंट का कोई लेना देना नहीं है, बट इट वाज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन द लिस्ट ऑफ दो 7 क्वांटिटीज। तो उन 7 क्वांटिटीज में एक इलेक्ट्रिक करंट भी था, तो दिस थिंग डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक करंट बाय एन ऑर्डर ऑफ 1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का, M0 L0 T1 I1, ठीक है। तो इट इज डिपेंडिंग ओनली अपॉन टू थिंग्स, दैट इज टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आप जान लेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट आपको समझाऊंगा, तो फिर और अच्छे से समझ आएगा कि यार कुछ नहीं, डेफिनेशन का खेल था, ठीक है। अब चार्ज का फंडामेंटल यूनिट क्या हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी है भाई, हम बोल रहे हैं इट इज अ प्रॉपर्टी, तो उसका कोई ना कोई यूनिट भी होएगा, तो उस यूनिट को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कूलाम्ब। 1 कूलाम्ब, कूलाम्ब बोलते हैं, इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। जो ये दिख रहा है ना आपको 1 कूलाम्ब, इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये कितना चार्ज होगा, देखो हमने आपको बताया कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको अगर मैं बोल देता हूं 1e, ठीक है, ऐसा बोलता हूं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1e, ठीक है। इस पे नेगेटिव भी कभी कभी लगा देते हैं, तो बोलते हैं इट इज नथिंग बट द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पे लिखूंगा तो 2e लिख दूंगा, जब 10 इलेक्ट्रॉन पे लिखूंगा तो 10e लिख दूंगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको। अब मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द कूलाम्ब, ये कूलाम्ब क्या होता है, कूलाम्ब होगा 3 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज हो, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज E, चार्ज ऑन 3 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स इज 1 कूलाम्ब। उसी को 1 कूलाम्ब बोलेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन पे सर, 30। अब इसको लाख में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10⁷ तो करोड़ होता है ना, तो 300 करोड़, 300 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे 1 कूलाम्ब। उतना याद नहीं रखना, कैलकुलेशन में 3 × 10⁹ रखोगे, हो जाएगा काम उससे, ये याद रख लो। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको 1 ESU बोलते हैं, बहुत कम दिखने को मिलेगा, मिल जाए तो याद रह जाएगा। इतना था इसका यूनिट्स की बात। अब यहां तक किसी को समझ आया, किसी को डाउट है, वो सब जिनको डाउट है वो हैंड रेज कर लो कि ये नहीं समझ आ रहा कि चार्ज क्या है, पर इसका डेराइव्ड फॉर्मूला कहाँ से आया, या फिर ये 3 × 10⁹ ये सब। अगर इसमें डाउट है तो एक बार हैंड रेज कर लो बच्चे, नहीं तो वी विल बी प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जिनको ये बातें क्लियर है, हाँ बोलो बोलो। सर डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आया? हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा देखो, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, वो वाला पार्ट तो आपको बाद में समझ आएगा, बट अभी के लिए ये देख लो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो T1, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड कर रहा है तो I1। इलेक्ट्रिक करंट की जब मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो देन वी कैन कम बैक टू दिस थिंग, और मैं याद ही दिला दूंगा, मैं ही बता दूंगा आपको कि ये कैसे उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अभी के लिए आपको ये तो समझ आया ना कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए M0 आ गया, L पे डिपेंड नहीं करता तो L0 आ गया, टाइम पे डिपेंड करता है तो T1, I पे डिपेंड करता तो I1। अभी इसका लॉजिक्स तो मैंने बताया नहीं है, तो वो आपको तब समझ आएगा देन जब मैं आपको एक बार इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो अभी के लिए आप इसको कॉपी में लिख लो, या तो कि ये चीज मुझे बतानी है, ये चीज समझ नहीं आई, M0 L0 T1 I1 ये लिख लो, तो आपको याद रहेगा कि ये चीज वहां से आई, तो बताऊंगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज एक बार लिख लो। इसका लॉजिक तो बेटा अभी बताया नहीं है, ये मैं बताऊंगा आपको जब इलेक्ट्रिक करंट, एक बार आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा ना, मैं ये इसको इधर करूंगा, डिस्प्ले को इसको इधर, बड़ा ऐसे अजीब सा लग रहा है कि इधर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये लग रहा हूँ कि सर देख देख के पढ़ा रहे हैं, सर को आता वाता कुछ है नहीं, सर साइड में देख रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो अभी ये समझ आया, तो आई थिंक आप सभी को समझ आया है, वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब ये क्या हो गया, चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी देखेंगे। ये हमने देख लिया कि टाइप ऑफ चार्जेस क्या थे भाई, पॉजिटिव था जो कि प्रोटॉन पे था, नेगेटिव था जो इलेक्ट्रॉन पे था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस वहां पे चार्ज क्या है, मैं बोलता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहां पे बस चार्ज 1e हो गया, है ना। और मैं ये बोल दूं कि वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, इलेक्ट्रॉन हुआ करता था न्यूट्रल बॉडी में, न्यूट्रल मतलब कि कोई चार्ज नहीं है ना। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, पीएच में भी हम देखते हैं ना कि एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, और कई स्टूडेंट में भी होते हैं ना एग्रेसिव, टू मच काम एंड न्यूट्रल। कोई बोलता है ना हाँ न्यूट्रल सा बंदा है, ठीक है, कोई बोलता है अरे ये तो बहुत गुस्सेल आदमी है, कोई बोलता है कि ये तो बहुत शांत आदमी है, बोल ही नहीं पाता, सर डाउट की बोलते हैं तो डाउट भी नहीं पूछ पाता, इतना गऊ आदमी है, इतना शांत आदमी है। तो हर जगह होता है। न्यूट्रल मतलब जो
बीच में है, मतलब कि नाइदर टू एग्रेसिव, नाइदर टू काम, नाइदर टू एसिडिक, नाइदर टू बेसिक। तो न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या हुआ कि वहां पे चार्ज ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, दोनों के दोनों चार्ज आपस में बैलेंस्ड है। तो अगर इनिशियली आपको एक न्यूट्रल बॉडी दी जाए और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर हटा दिया जाए, तो उस बॉडी पे क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर रखा था प्रोटॉन के चार्ज को, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे। अब 1e आप बाहर ले गए तो वहां पे फिर चार्ज क्या आ जाएगा, फिर चार्ज आना पड़ेगा उसमें प्लस ई, कि इलेक्ट्रॉन हुआ करता था लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुका है। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर जा चुका तो दैट मीन्स कि देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट बॉडी। समझ आता है? गुड, ठीक है, ये हम देख चुके। अब देखो नोट लिखा हुआ है, ये आप लोग मुझे बताओ कितने बच्चे मुझे बता पाते हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ कि जो नोट लिखा हुआ है कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी। मैंने आपको दो बिल्कुल आइडेंटिकल बॉडीज दी, दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिए, एक पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, कैसे, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके, एक पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के। अब आप मुझे बताओ कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि नेगेटिव जो चार्ज था उसके पास पहले चार्ज था, फिर उसने पॉजिटिव जो चार्ज लिया, फिर उसके पास वो इकट्ठा हो गया, तो फिर वो ज्यादा हो गया उसके पास चार्ज, मतलब उसका मास ज्यादा हो गया क्योंकि उसके पास पहले चार्ज था और उसने और भी चार्ज ले लिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही बता रहे हो बट शब्द नहीं दे पा रहे हो, बताओ दीक्षा। सर जैसे दोनों बॉडी में पहले बराबर के हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर होते हैं, ठीक है, तो दोनों में पहले बराबर है। और एक बॉडी से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ऑब्वियसली उसमें सेम नंबर रहेंगे दूसरे वाले में, और एक में कम हो जाएगा तो उसका मास ऑफ बेस कम हो जाएगा। ठीक है, आप भी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता पाए। तन्वी ट्राई करोगे, आप भी आए थे शायद कैमरा पे, और कोई बच्चा बताना, हैंड रेज करो भाई, मैं सबसे पूछूंगा। कैमरा तो नहीं है ऑन कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ डाउट बताए बिना काम नहीं चलेगा। हाँ नेहा बताओ बच्चे। बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन थे दोनों के पास, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में गया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन का मास कहीं से निकल के दूसरे मास में एंटर हुआ तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है, कितने बच्चे एग्री करते हैं? आर्यन, तानिया, आपका भी यही आंसर था क्या? अनुपमा, देखो नेहा ने क्या बताया, नेहा ने बताया कि सर पहले दोनों बराबर थे, दोनों का मास भी बराबर था, अब आपने एक बॉडी में से तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने से उस पर चार्ज तो पॉजिटिव आ गया बट उसमें थोड़ा मास उसका कम हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ तो मास था ना, उसको आपने उठा के बाहर निकाल दिया, तो अब इसका ओवरऑल मास कम हो गया। और दूसरा जो बॉडी था जहाँ पे न्यूट्रल चार्ज था, वहां पे आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ला के छोड़ रहे हो, तो उसमें जो एक्चुअल उसका मास था उससे मास बढ़ गया बाय ऑर्डर ऑफ मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉडी था उसका तो एक इलेक्ट्रॉन से के बराबर मास कम हो गया और दूसरा का एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मास बढ़ गया, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बढ़ गया और पॉजिटिवली चार्ज का कम हो गया। बस यही बताना चाह रहा था यहाँ पे, ये कभी यूज नहीं आएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, बट द कंसेप्ट इज कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, चार्ज के साथ साथ मास में भी थोड़ा बहुत चलता रहता है अप डाउन। गुड, ठीक है, शाबाश बेटे। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्या होगी भाई। अब यहाँ पे ना हमें ध्यान रखना होगा, इसमें मोर थोड़ा थोड़ा याद भी रखना चाहिए ना, इन प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो फिर चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। अब हर चीज के पीछे लॉजिक मत ढूंढना, देखो बहुत सारे बच्चे एक चीज ये भी करते हैं कि मैं तो बताऊंगा आपको लॉजिक, बट ये मत सोचना कि जैसा मैं करता था, यार मैं अपनी बैड प्रैक्टिस से बता रहा हूँ आपको, मैं क्या करता था कि आई विल रिमेंबर ओनली दोज कंसेप्ट जो मेरे को लॉजिकली अच्छे लगेंगे, जो नहीं समझ आ रहे मैं याद ही नहीं रखूंगा। अब ये कौन सी बात हुई भाई, तो बुद्धू हुआ ना आदमी, बेवकूफ बोलेंगे ना उसको कि जो मुझे समझ नहीं आ रहा वो मैं याद नहीं रखूंगा। भाई मैं क्यों नहीं याद रखूंगा, मेरे पास भगवान ने मेमोरी भी तो दी है, याद तो रख ही सकता हूँ, समझ आता रहेगा जब आएगा। तो आप भी ये फिलोसफी फॉलो करेंगे, ये टेक्निक फॉलो करेंगे कि जो आ रहा है समझ, वो तो बहुत अच्छी बात है। लॉजिक में आपको हर एक चीज का बताऊंगा, लॉजिक अगर आप मान लो समझ रहे हो और सुन रहे हो तो आपको लॉजिकली भी समझ आएगा, बट कभी अगर ऐसा हो जाए कि लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर द कंसेप्ट, क्योंकि अगर आपको याद भी है तब भी आप क्वेश्चन तो सही करके आ जाओगे ना। कोई ये थोड़ी पूछ रहा है कि भाई लॉजिक नहीं आ रहा, तो लॉजिक तो कोई चेक कर रहा है, लॉजिक
यूज होगा, बट पर्टिकुलरली नीट में आपकी मेमोरी का भी टेस्ट होगा, है ना भाई। 720 स्कोर होता है जिसमें आपको करना होता है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बायो के तो इतने भर भर के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप हर एक क्वेश्चन को लॉजिक के आधार पे ही सिर्फ देखना चाहोगे ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम फ्रेम। आपको यू हैव टू रिलाई ऑन योर मेमोरी, है ना, जो आपका मेमोरी है उस पर बहुत भयंकर रिलाई करना पड़ेगा कि यार ये तो मेरे को याद है, ठीक है। तो आप मेमोरी का भी प्रैक्टिस रखेंगे, क्या रखेंगे कि कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो उसको याद भी रखेंगे। गुड, समझ आई ये बात? एक बार करके कर दो कंफर्मेशन, जितने बच्चों को ये बात समझ आती है कि याद रखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है समझने जैसा। ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक का लॉजिक भी बताऊंगा, चीजें समझ में आएंगी। चार्ज इज कंजर्व्ड, क्या चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, पढ़ते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज दैट इज सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट whatever charge change take place in the system। कि आपने एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम के साथ जो मर्जी आप कर दो, उसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस थे वो कंजर्व्ड रहेंगे, ना आप पॉजिटिव चार्ज को डैमेज कर सकते ना नेगेटिव। भाई आपने इलेक्ट्रॉन को, क्या आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हो? अभी क्वांटम की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे बहुत समझदार बच्चे होते हैं यूट्यूब देख देख के आते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट क्लासिकल फिजिक्स, जो हमारी फंडामेंटल फिजिक्स है उसके नजरिए से केवल देखो। तो क्या आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। इलेक्ट्रॉन है, उसको डैमेज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, इलेक्ट्रॉन एक एटम से जाके दूसरे पे जा सकता है, एक मटेरियल से जाके दूसरे पे जा सकता है, बट इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज को आप तोड़ नहीं सकते। और जब इलेक्ट्रॉन को ही नहीं तोड़ सकते, तो जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दे आर इवन टाइटली बाउंड। इवन टाइटली बाउंड का मतलब क्या हुआ कि जिस पावर से, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था एटम से, उससे भी कहीं ज्यादा एनर्जी से प्रोटॉन उसमें बंधा हुआ है। कहाँ? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और ज्यादा होते हैं ना बच्चे, तो वहां पे उसको तोड़ना, उसको डैमेज करना, दैट इज इवन टफर, उसको टफ है। तो इससे क्या साबित होता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, कि आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हो। अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे हमने रब किया, अभी हमने रब करके दिखाया ना, मैंने रब किया तो मेरे बालों के इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने क्या किया कि जो बिट्स थे, पेपर बिट्स, इनको अट्रैक्ट कर लिया, तो ये पॉसिबल हो पाए ना। तो हमने क्या किया, वी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माई हेयर टू दिस पेन। आप स्केल पे कर लेना। ऐसा एंशियंट ग्रीस में भी हुआ था। जब हम देखते हैं ना, जब बुक में आप स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी में, तो आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा एम्बर नाम की कोई चीज, कि एम्बर, और दूसरा मिलेगा क्या, सिल्क। सिल्क क्लॉथ एंड एम्बर, व्हेन दे वर रब्ड टुगेदर। एंशियंट ग्रीस, ग्रीस एक कंट्री है, नाम सुना होगा, ग्रीक जिसको बोलते हैं, ग्रीक एक कंट्री था। वहां पे लोगों ने एंशियंट टाइम में क्या किया कि दे रब्ड, किसी काम के चलते रब किया होगा, मे बी उन्होंने चाहे डंडा ही मारा हो किसी जानवर को जिसके ऊपर फर था, तो उसको लगा कि यार इस जानवर को पीटने से इसमें पावर आ रही है, तो ऐसे ऑब्जर्व हुआ होगा किसी तरीके से। तो वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन द एम्बर, एम्बर क्या होता है, जैसे गोंद, गोंद होता है ना, हम तो हरियाणा में गोंद के लड्डू खाते हैं, गोंद नहीं होता, पेड़ से जो गोंद निकलती है, उनको बोलते हैं रेजिन्स। तो एम्बर इज अ टाइप ऑफ रेजिन, कुछ लोग उसको गोंद भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको, वैसे होता वो रेजिन है, गोंद जैसी चीज होती है। तो उसका कोई था, उसका पत्थर जैसा उन्होंने बना रखा था, तो दे रब्ड दैट ऑन अ सिल्क क्लॉथ। अब सिल्क क्लॉथ कैसा होगा, ऊन तो सबने देखी है, सिल्क सबने नहीं भी देखा होगा, लेकिन ऊन सबने देखी है। तो कुछ कपड़ा मान लो जो सॉफ्ट कपड़ा है, जिसको सिल्क का क्लॉथ बोलते हैं, उन्होंने उस पत्थर को या फिर उस गोंद को या उस रेजिन को उस पर रगड़ा, तो उन्होंने फील किया कि ड्यू टू दैट रबिंग दोनों पे चार्ज आ गया। तो क्या एक्चुअल में हुआ क्या था, वहां पे हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले गए, यानी कि एम्बर से कपड़े पे या कपड़े से एम्बर पे, दोनों साइड से हो सकता है। अब ये होगा कैसे, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए जान लो कि कपड़े से एम्बर पे आएंगे या एम्बर से कपड़े पे, पेन से बालों पे जाएंगे या बालों से पेन पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी तो लॉजिक है ना भाई, कि मैंने ऐसे रब किया, अब ये बताओ कि सर पेन से बालों में जाएंगे इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन से पेन पे आएंगे, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि द एफिनिटी टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कितनी पावर है, कितने उसमें वो है, एफिनिटी बोलेंगे ना, कि उसको अट्रैक्ट करने की कितनी कितनी उसमें क्षमता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींच लेगा। तो इन दिस केस हेयर आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस पेन, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे हेयर पे।
ऐसे ही सिल्क और एम्बर के केस में क्या होगा कि एम्बर से निकल कर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सिल्क के कपड़े पे, क्योंकि सिल्क इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एज द रिजल्ट ऑफ रबिंग, जब हमने उस गोंद को, उस रेजिन को रब किया किस पे, सिल्क क्लॉथ पे, तो क्या फील हुआ कि सिल्क क्लॉथ बिकेम नेगेटिवली चार्ज एंड एम्बर बिकेम पॉजिटिवली चार्ज। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसने इलेक्ट्रॉन उसको खींच लिया। बट इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स डैमेज हुए? नहीं हुए। क्या इसमें प्रोटॉन डैमेज हुआ? नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, एक से दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बट डैमेज या क्रिएट नहीं किया जा सकता। गुड। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? ठीक है, तो सभी लोग लगभग मेरे साथ अभी चल रहे हैं। ठीक है, ओके जी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है यूनिट, कि एक छोटे छोटे बिट्स में है। अब मैं बोलूं आपको कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1e, चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन इज 2e, चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन इज 3e। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 3.5 इलेक्ट्रॉन? कितने बच्चों को लगता है 3.5 इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती है? वो हैंड रेज रखो भाई, सब हाथ नीचे कर लो। दीक्षा को लग रहा है, रुको मैं सबके हाथ नीचे करता हूँ फिर हैंड रेज कराऊंगा। रुक जाओ, अभी ऐसे घपला हो जाएगा। हाँ, अभी सबके हाथ नीचे हैं। जिन जिन बच्चों को ये लगता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, वो हैंड रेज करो। अरे करो भाई। नहीं, अच्छा, जिनको ये लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हैंड रेज करो। ठीक है, देखो पहली जो बात पढ़ी है ना, पहला सेंटेंस पढ़ा, वो क्या है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब ये था कि हम चार्ज को डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, प्रोटॉन को नहीं तोड़ सकते, तो अब चार्ज को भी नहीं तोड़ सकते। फिर भाई जब इलेक्ट्रॉन के 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी रिमेन इंटैक्ट, वो भी ऐसा ही रहेगा, 1e रहेगा, 2e, 3। तो इंटीजर मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं, यही हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। 1.5e नहीं हो सकता, 2.5e नहीं हो सकता। 0.5 मतलब कि डेसिमल में कभी चार्ज जाएगा नहीं। कब जाए? इलेक्ट्रॉन्स के केस में, जब ESU की बात करते हैं। ठीक है, कूलम्स में हो सकता है, डेसिमल में क्यों? क्योंकि 300 करोड़ इलेक्ट्रॉन है भाई वहां। तो ऐसा तो हो सकता है ना, 200 करोड़ पे बता दूं तो कितना होगा? 0.666 कूलम। 0.666 कूलम हो सकता है बिकॉज इट इज चार्ज ऑन 200 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 1 कूलम इज 3 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा। बट यहाँ पे जब 1 ESU की बात हो रही कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो वो इससे फर्दर नहीं टूट सकता। तो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज। तो क्वांटाइज का मतलब क्या होगा कि इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड दैट इज व्हाट? 1e। 1e को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। इससे बेसिक कोई यूनिट नहीं हो सकता, इससे छोटा यूनिट हो ही नहीं सकता चार्ज का, क्योंकि अगर आपको चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को इधर उधर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। गुड। तो ये हो गया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। 2 प्रॉपर्टीज देख ली हमने। इसके बाद ये देखो, द यूनिट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो हम बार बार देख चुके कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो यहां तक कितने बच्चों को सब ये चीजें समझ आ गई कि चार्ज इज कंजर्व्ड है, ये भी समझ आ गया सर, और क्वांटाइज है, ये भी समझ आ गया। और चार्ज का फंडामेंटल यूनिट 1e होता है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम को जब करोगे ना बेटा, जब उसको डिवाइड करोगे, मैंने क्या बताया था कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 1/3 × 10⁻, वो कर दोगे तो आपको है ना ऐसा कुछ मिलने लगेगा। तो वो एक दूसरे का वही है, करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि समय की मांग है कि अब नेक्स्ट क्लास में जाया जाए। तो आज हमने काफी स्लो पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पीड धीरे धीरे बढ़ा देंगे। दीक्षा ने बोला था सर स्लो पढ़ाना, काफी बच्चे बोलते नहीं है लेकिन उनको फील होता है कि सर रफ्तार में दौड़ पड़े हैं, तो ऐसा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब डाउट्स प्लीज, जिनको डाउट है, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, या थोड़ा बहुत हमारे पास समय है अभी 2-3 मिनट का, तो इसके अलावा अगर कुछ जो डाउट है कल